नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 26 26वें एपिसोड के सवालों को लिया था। उन सवालों के जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 27 27वें एपिसोड के सवालों को ले रहे हैं और उनके जवाब मैं आपको यहाँ पर अगेन सटीकता के साथ देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं, या फिर सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड या फिर पर्सनल आपके ही जीवन से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनना इस वीडियो के सारे दर्शक, प्रत्येक दर्शकों को पसंद आता है, तो आप ऐसे सवाल को ले सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं और पहला प्रश्न जो है वो मनोज जी के द्वारा है। ये कहते हैं कि क्या कुंभ राशि के जातक को सूर्य देव का उपाय करना चाहिए? मनोज जी, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूं कि कोई भी मारक ग्रह है वो अपने खराब फल देता है कुंडली में। विपरीत राज्यों की स्थिति बन जाती है, वो बात एक अलग है। हालांकि कई बार मारक ग्रहों के द्वारा विपरीत राज्यों की स्थिति नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर सूर्य देव का उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। उपाय क्या होगा? आप उपायों की सीरीज में जाइए। इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उपायों की सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप जाइए। वहां पर जाकर के सूर्य देव का आपको उपाय करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मनोज जी के बाद प्रदीप परमार जी मुझसे सवाल करते हैं कि लग्नेश जब नीच के हों तो उसका रत्न पहन सकते हैं क्या? प्रदीप जी, बिल्कुल भी नहीं। लग्नेश यदि नीच राशि स्थित है और उनका नीच भंग यदि नहीं होता है तो आप उनका रत्न नहीं पहन सकते, नहीं पहनना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि लग्नेश तो भैया कुंडली का लॉर्ड है, लग्नेश कुंडली के लिए माता पिता समान ग्रह है, तो उनका रत्न पहन लेना चाहिए। मैं हमेशा बार बार ये बताता हूँ। आज कई बार मैंने सवाल जवाब की सीरीज में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है, जिन शब्दों का उपयोग अगेन मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, कि देखिए लग्नेश सच में एक पिता समान ग्रह है, बिल्कुल है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि कई लोगों के पिता भी खराब हो जाते हैं। कई लोगों के पिता शराब पीकर अपने परिवार को बेच देते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में या वेश्यावृत्ति में फंस जाते हैं। तो पिता तो हैं वो भी, लेकिन हो गए ना खराब, वो परिवार के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए ना। उसी तरह से लग्नेश भी खराब हो सकता है, ये कई लोग नहीं मानते हैं। इसी तरह फिर नीच के लग्नेश की महादशा चलती है तो लोग बड़े कठिनाई में, बड़ी परेशानी में आ जाते हैं और कई बार वो उनका रत्न पहने होते हैं। तो मैं उनका रत्न उतारने को कहता हूं और उनके उपाय करने के लिए कहता हूं। उपाय में आप सिर्फ दान ना करें। जो मैंने यहाँ पर उपाय आपको दिए हैं, उपायों का पूरा सीरीज दिया है, उसमें जो भी आपके लग्नेश हैं उन लग्नेश का आपको दान नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मंत्र आप कर सकते हैं या कलर थेरेपी भी आप यूज कर सकते हैं। प्रदीप जी के बाद चंद्रवदन जी मुझसे सवाल करते हैं, सर प्रणाम। प्रणाम चंद्रवदन जी, बीज मंत्र करने का सही तरीका क्या है? देखिए, बीज मंत्र करने का सही तरीका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कई लोगों को मैं जब बीज मंत्र देता हूं, जो मेरे पास आते हैं, मुझसे फोन पर कंसल्टेशन लेते हैं, उन्हें भी जब मैं बीज मंत्र देता हूं तो कई बार वो मुझे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब आते हैं तो कहते हैं सर समय नहीं था हमारे पास, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हम बीज मंत्र कर लेते हैं, चलते फिरते बीज मंत्र कर लेते हैं, कान में सुनते हुए बीज मंत्र हम उनको सुन लेते हैं, हमें लगता है कि इससे हमको फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, बीज मंत्र जो है उनको आपने बाकायदा बैठ करके करने चाहिए। बाकायदा आपके जहां पर भी देव स्थान है, आपके घर में या फिर किसी मंदिर में भी आप जा सकते हैं, जहां पर भी, इवन घर में भी चलेगा। देव स्थान है, उनके सामने आप बैठिए, बैठ करके आसन लगाइए, बैठिए, आलती पालती मार करके बैठिए और फिर आपको बीज मंत्र करना चाहिए। कई बार ये होता है कि मजबूरी वश कई लोग आलती पालती मार करके बैठ नहीं पाते हैं, पैरों में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मैं फिर उन्हें कहता हूं कि आप चेयर पर, एक अच्छी साफ सुथरी चेयर पर आप बैठ सकते हैं और वहां पर बैठ करके आप बीज मंत्र कीजिए। लेकिन चलते फिरते आपको बीज मंत्र नहीं करना चाहिए, गाड़ी वगैरह में आपको बीज मंत्र नहीं करना चाहिए। आपको देखो, मैं एक चीज बताता हूं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर, यदि कोई बहुत बड़ा एक, आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वहां पर कोई एक बड़े व्यक्ति आपके आते हैं, वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि आपके लिए बहुत प्रतिष्ठित है, तो आपको खड़े होना है ना।
आप खड़े होते हैं, प्रोटोकॉल में आप खड़े होते हैं, हाथ कभी कभी बांध लेते हैं आप, या पीछे हाथ बांध लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये प्रोटोकॉल है। आप अपने शारीरिक या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ये जताते हैं कि भाई हम आपकी इज्जत करते हैं। तो उसी तरह ये जो बीज मंत्र हैं, इन्हें भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपको जताना है इन ग्रहों को या इन देवताओं को कि हम आपकी इज्जत करते हैं, और इज्जत करने के लिए आपको इस तरह से बैठना चाहिए जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा बीज मंत्र शाम में किया जाएगा, कौन सा सुबह किया जाएगा। जिसके लिए आपसे कहा गया है कि सुबह ही करना है वो सुबह ही कीजिए, जिसके लिए कहा गया है शाम में करना है वो शाम में ही कीजिए। यदि आप समय मिस कर देते हैं तो उस समय को आप ऐसा ना करें कि आज सुबह करने वाला मंत्र था, आज मिस हो गया, सुबह उसे शाम में कर लूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। वो अगले दिन की सुबह ही फिर करें। एक बात। अगली बात ये कि माला लेकर के करें, ज़्यादा बेहतर है। आपको माला लेनी चाहिए। माला लेने से क्या होता है, इसका साइंस केवल इतना सा है कि आपको जो काउंटिंग पर ध्यान नहीं रहता। उंगलियों पर आप करेंगे तो आप काउंटिंग पर ध्यान रखेंगे, 75 हुआ, 76 हुआ, 77 हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे यार 75 हुआ था कि यार 80 हो गया था, फिर वापस से आप थोड़े से भटक जाएंगे। तो बेहतर ये माला लीजिए। माला में काउंटिंग पर ध्यान नहीं रहता, माला पूरी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि भाई एक माला यहाँ पर पूरी हो गई। तो 108 बार तो कम से कम आपको यहाँ पर करना चाहिए। आप जब बीज मंत्र करते हैं तो मन में भी, बिल्कुल मन में भी ना करें और जोर जोर से बोल करके भी ना करें, थोड़ी सी बुदबुदाहट के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई दे। केवल इसी तरह से आपको बीज मंत्र यहाँ पर करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर बीज मंत्र करने का एक सही तरीका बताने का एक अच्छा प्रयास किया। इनके बाद में ज्योत्सना जी यह मुझसे कहती हैं कि सर मेरे प्रश्न का आप जवाब नहीं देते हैं, प्लीज इस बार दे दीजिए। ज्योत्सना जी देखिए, अभी इस बार आपका प्रश्न लिया, हो सकता है कि कई बार टेक्निकली वो प्रश्न आपके जो ट्रेश में चले जाते हैं या फिर मुझे नहीं दिख पाते हो, तो इस वजह से मैं प्रश्न नहीं लेता हूं। लेकिन यदि सार्वजनिक प्रश्न है तो उसे मैं ज़रूर लेता हूं। देखिए आपका इस बार मैं प्रश्न लिया है मैंने, ये आपने कहा है कि अगर 12वें भाव में मंगल अगर सूर्य से अस्त हो तो क्या सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें? सिंह लग्न में बैठे हैं दोनों और सूर्य 12वें घर का ही मालिक हो और मंगल अष्टम घर का मालिक हो, तो क्योंकि मंगल मांगलिक योग बना रहा है और दोनों विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि लग्नेश बुध लग्न में 18 डिग्री का बैठा है। देखिए आपका प्रश्न थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, आपने प्रश्न सही ढंग से नहीं किया। आप प्रश्न करें ना तो बिल्कुल छोटा उसे कीजिए और साफ सुथरा जिसे समझ में आए। अभी आपका प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैं यदि दर्शकों के सामने इस प्रश्न को पढ़ रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है। खैर कोई इशू नहीं, मैं समझ गया हूं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं इस प्रश्न को कैसे समझाऊं। देखिए आप ये कहना चाह रही हैं कि सूर्य और मंगल दोनों ही विपरीत राज्यों की स्थिति में बैठे हुए हैं, विपरीत राज्यों की स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जो है वह अस्त है सूर्य से। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल तो दोनों ही अच्छे ग्रह हो गए, लेकिन मंगल के पास जो बल है वो कम हो गया। तो अब आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या रोली मिला करके मैं जल सूर्य देव को अर्पण करूं? तो बिल्कुल देखिए, सूर्य देव को यदि जल अर्पण आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपके सूर्य कुंडली के लिए अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं इसका कोई मतलब नहीं। सार्वजनिक तौर पर हर किसी के लिए हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि आप सूर्य देव को जल दीजिए, इससे आपका अच्छा ही होगा, भला ही होगा। तो ये कोई ग्रह को शांत करने का उपाय नहीं है, आपको देना चाहिए सूर्यदेव को जल। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि मंगल का उपाय करने के लिए रोली डाल दूं या फिर सूर्यदेव का उपाय करने के लिए जल दे दूं, तो उपाय करने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पर विपरीत राज्यों की स्थिति में दोनों ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो ये तो अच्छे ही फल देंगे। यदि अच्छे फल देंगे और यदि मंगल अस्त है तो मंगल का रत्न पहन लीजिए, मंगल को पावरफुल कर लीजिए। यदि मंगल पावरफुल हो जाते हैं तो वो अच्छी तरह विपरीत राज्यों की स्थिति में आ जाएंगे और अच्छे फल आपको दे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। अनिर्बन मंडल जी मुझे सवाल करते हैं, जुपिटर के साथ केतु हो तो 11th हाउस में हो और 4 नंबर के साथ हो तो क्या ये गुरु चंडाल योग है? जुपिटर की स्टोन पहनना चाहिए क्या? अनिर्बन जी देखिए, 4 नंबर यानी कि उच्च राशि स्थित गुरु बैठ गए, मतलब अच्छे बैठ गए कुंडली के लिए, वो अच्छे ग्रह हो गए। ये कन्या लग्न की कुंडली बनी, कन्या लग्न की कुंडली में बहुत अच्छे गुरु होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, गुरु और केतु गुरु चंडाल योग नहीं होता। गुरु और राहु गुरु चंडाल योग हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो गुरु की ही राशि में अच्छा फल अपने दे जाते हैं, या गुरु की राशि में उन्हें उच्च का भी माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर आप जो है वो
गुरु केतु को चंडाल योग का नाम न दे, पहली बात। दूसरी बात कि 4 नंबर के साथ है, मतलब कर्क राशि के साथ है, उच्च राशि स्थित है गुरु, यहाँ पर गुरु का रत्न पुखराज जरूर से पहना जा सकता है। लेकिन केतु जो है वो यहाँ पर 4 नंबर या फिर कर्क राशि के साथ हो गए, जो कि अच्छे फल अपने नहीं देंगे। तो केतु का आपको उपाय करना चाहिए, केतु की शांति करना चाहिए, केतु की शांति कर लीजिए, केतु का उपाय कर लीजिए और गुरु का रत्न पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अनिर्बन जी के बाद सविता जी मुझे सवाल करती हैं, सर इफ द राशि इज अ कर्क एंड लग्न इज अ धनु, कैन द नेटिव वेयर पर्ल रिंग बिकॉज मून इज प्लेस्ड इन द ऑन हाउस इवन दो इट इज इन एट भाव। ठीक है, सविता जी ये कहना चाह रही हैं कि किसी की चंद्र राशि जो है वो कर्क है और लग्न धनु है, तो क्या वो व्यक्ति पर्ल मतलब मोती धारण कर सकता है? चंद्रमा जो है वो खुद की राशि में 8वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए सविता जी, एक थ्योरी होती है विपरीत राजयोग की, कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा विपरीत राजयोग का नाम लेते हुए। आप देखिए यदि अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा है तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकता है। बस आप ये ध्यान रखिए कि लग्नेश जो है क्या वो बली है या फिर नहीं। यदि लग्नेश बली है तो ये चंद्रमा विपरीत राजयोग का निर्माण कर जाएंगे, और विपरीत राजयोग का यदि निर्माण करेंगे तो बिल्कुल आप पर्ल मोती पहन सकती है, बहुत अच्छे चंद्रमा होंगे। किसी की बात में बताइएगा, कोई कहता है बाल अरिष्ट योग है, कहने दीजिए, यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा फल अपने दे जाएंगे। अब बाल अरिष्ट योग क्या होता है और विपरीत राजयोग क्या होता है, यदि आप ये नहीं जानते तो आपको इसी चैनल पर ये दोनों अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे इन्हीं नाम से। आप उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, उन्हें सीखिए क्या चीज़ ये होती है। लेकिन यदि विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है चंद्रमा, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए। आप बस ये कंफर्म कीजिए कि क्या विपरीत राजयोग बनता है या नहीं बनता। कंफर्म करना भी बहुत आसान है, किसी से नहीं पूछना है, आपको केवल मेरे वीडियोस देखने हैं। केवल एक वीडियो विपरीत राजयोग पर रहेगा, एक वीडियो बाल अरिष्ट योग पर रहेगा। बाल अरिष्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं तो विपरीत राजयोग का वीडियो आप देख लीजिए। प्रशांत गुप्ता जी मुझसे कहते हैं, डियर सर, गुरु मेष लग्न के लिए योग कारक है और भाग्य का भी स्वामी है। अब अगर गुरु 12वें हाउस में हो तो उसकी शांति करें या उसको मजबूत करें? बहुत कंफ्यूजन है, कृपया मुझे बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। प्रशांत जी देखो, ये सेम वही प्रश्न है जो सविता जी का प्रश्न था। बात ऐसी है कि गुरु यदि मेष लग्न की यदि आप बात कर रहे हैं और गुरु यदि आप कह रहे हैं 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में वो खुद की ही राशि में होंगे, 12 नंबर पर होंगे। और यदि 12वें भाव में गुरु खुद की ही राशि में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बन सकता है। तो विपरीत राजयोग आप देखिए कि क्या आपके गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यदि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्हें शांत करने की जरूरत नहीं है। इवन यदि ये कमजोर है तो आप इनको मजबूत कर सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग नहीं बना रहे हैं तो आप फिर इन्हें शांत कीजिए। सेम वही बात कहूंगा जो सविता जी के लिए मैंने कही थी। आप वीडियो में जाइए, वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। यदि विपरीत राजयोग नहीं बन पा रहा है तो आपको शांति करना है उन गुरु की। यदि विपरीत राजयोग बन रहा है तो आपको शांति नहीं करना है, यदि जरूरत पड़ती है तो उन्हें मजबूत करना है। जगन्नाथ जी मुझसे सवाल करते हैं, डज राहु गिव्स बैड रिजल्ट्स इन 4th हाउस इन अ मकर लग्न दो राहु इज इन केंद्र एज पर लाल किताब, कोइंसिडेंटली शनि इन 12th हाउस। ओके, जगन्नाथ जी मुझसे कहते हैं कि क्या राहु 4th हाउस में मकर लग्न में खराब रिजल्ट देंगे 4थे भाव में, कुंडली के 4थे भाव में, जो कि केंद्र स्थान होता है। यहां पर शनि जो है वो 12वें भाव में जाकर के बैठ गए। देखिए मैं शुरू से ही समझाते आया हूं जगन्नाथ जी कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो मित्र राशि में बैठते हैं तो ही वो अच्छे फल दे सकते हैं, और उसके बाद भी मित्र राशि के स्वामी ने भी अच्छा होना चाहिए कुंडली में। आपने यहाँ पर बताया कि मित्र राशि में तो बैठे हुए हैं, मकर राशि में तो बैठे हुए हैं, लेकिन मकर राशि का स्वामी कहीं जाकर के खराब हो गया, 12th हाउस में बैठ गया या दूषित हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर राहु अपने अच्छे फल नहीं देंगे, यहाँ पर अपने राहु खराब फल देंगे। रवि शर्मा जी मुझसे सवाल करते हैं, माय 2nd लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड इन डेबिलिटेड साइन इन 8th हाउस, सो आई रिक्वेस्ट, केवल इन्होंने इतना लिखा है। ठीक है, आप उपाय चाहते होंगे। देखिए रवि जी ऐसा है
कि सेकंड लॉर्ड हो, 11th लॉर्ड हो, लग्नेश हो, जो भी हो, यदि वो डेबिलेटेड है, किसी भी भाव में जाकर के वो डेबिलेटेड हो गया, यदि आपको लगता है कि वो आपको खराब फल दे रहा है, तो चिंता मत कीजिए, मत परेशान होइए, मत किसी से शांति करवाइए, मत अपना पैसा खर्चा कीजिए। आप सिंपल बात है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उपायों का सीरीज देखिए, जो भी सेकंड लॉर्ड है, जो भी 11th लॉर्ड है, जो भी लग्नेश है, जो भी पंचमेश है, जो भी नवमेश, जो भी ग्रह है, उनका आप सीधे से उपाय कर लीजिए। यदि वो लग्नेश है तो उनका दान मत कीजिए, केवल इतना मैं आपसे कहूंगा। बाकी जो जो भी उपाय मैंने आपको बताए वो उपाय आप कीजिए। वो उपाय करने के लगभग 2 से 2.5 महीने बाद आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, और लगत आप उनके उपाय करते रहिए। जितना लंबा, जितना लगत आप उन उपायों को करेंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इन कुछ सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की आपको सटीकता के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।